ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 78 और इससे पहले जो टास्क 77 और 76 था उसके बाद थोड़ी सी डिले आ गई। हमने चूंकि चाइल्ड थीम डेवलपमेंट को शुरू किया था, फिर आपको पता है कि वो जापानीज एसईओ के हवाले से क्लोकिंग जो है वो किसी मेहरबान ने कर दी, उस पर वक्त ज़ाया हुआ। और उस पर ना सिर्फ वक्त ज़ाया हुआ बल्कि मुझे अपने सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नए सिरे से रीबिल्ड करना पड़ा। अपने तमाम ड्राइवर्स को और हार्ड ड्राइव के अंदर मुझे घुसना पड़ा, ये देखने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से मेरा सिस्टम जो है वो भी अफेक्ट हो गया हो। तो इस वजह से मेरा जैम्प भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। जो थीम हमने जहाँ तक शुरू किया हुआ था, जहाँ तक पहुंचा था, वो डाटा बेसिस को बैकअप करना, फिर उनको नए सिरे से उठा के लेके चलना, तो वो एक अच्छा खासा उसमें डिले आ जाती है। सेकंड ये था कि कुछ एक दो क्लाइंट्स हैं मेरे परमानेंट, उनके प्रोजेक्ट्स बड़े ज़रूरी थे, कुछ वेबसाइट्स को लॉन्च करना था, लेकिन इस दौरान मैंने जीरो को इंस्ट्रक्शंस दी थी। उसने डीवी के मेरे ख्याल में 3 जो है वो आपको टास्क दे दिए हैं। जीरो को अप्रिशिएट किया करें, छोटा सा बच्चा है माशाल्लाह, और 8th क्लास से ये फ्रीलांसिंग में आया हुआ है और सिर्फ इसने डीवी के ऊपर ही काम किया है। बहुत अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर है, आर्टिस्ट है और कंप्यूटर का स्टूडेंट है, चूँकि आगे इसकी डाटा साइंसेस के हवाले से इसका फ्यूचर प्रोग्राम है। लेकिन इसने लर्न किया और आपको महसूस हो रहा होगा साद अली भट्टी और वजदान जीरक के पीछे एक एक वीडियो इन्होंने 7-7 मरतबा बनाई है और मैंने 7-7 मरतबा रिजेक्ट की है, ताकि ये सही तरीके से, तो इनकी लर्निंग भी हो रही है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट में इसको अपना छोटा भाई समझ के, बच्चा समझ के इसको अप्रिशिएट करते हैं। ये डीवी का गुरु है, मैं आपको बताऊं। मेरा इवन ये फ्रीलांस पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये जीरक की बनाई हुई है, यानी जहां डीवी का कोई मसला आता है तो मैं जीरक को जनाब वो कहता हूँ कि जनाब आ जाए जीरक साहब और रिस्पॉन्ड करें। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसी तरीके से मैं आप सबको ये चाहता हूँ कि आप लोग छोटे छोटे बच्चे जो है तैयार होना शुरू हो जाएं, प्रैक्टिस करें, किसी एक चीज़ के ऊपर पहले मास्टरी कर लें। आपको पता होना चाहिए कि आप इसको किस तरीके से लेके चलेंगे। अब उसमें कुछ लोग थीम के हवाले से सवाल पूछते हैं जीरक से कि थीम कहाँ से मिलेगा। जीरक को तो खुद थीम जो है वो टीम की तरफ से मिला है। तो ये कुछ चीज़ें चैनल के ऊपर डिस्कस करने वाली नहीं होती। आप के पास आपके दोस्त हैं, ग्रुप्स हैं, गूगल आप करेंगे तो आपको डीवी हर जगह से मिल जाएगा। कोशिश करें कि डीवी किसी रिलायबल बंदे से लें ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें और अर्न करके उस पोजीशन में चले जाएं कि आप भी एक लाइसेंस ले लें ताकि आप क्लाइंट्स के हवाले से काम कर सकें। हैविंग सेड दैट, आज काफ़ी अरसे के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से अपना लोकल होस्ट फिर से सेट किया है और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है लास्ट हम कस्टमाइज़र के अंदर हम दाखिल हो गए थे और 2019 को हमने इस तरीके से सेट करना शुरू कर दिया था। अब आपको सच बताऊं, चूंकि जब ब्रेक आ जाती है ना तो फिर कहीं ना कहीं दरमियान में कुछ चीज़ें जो है वो चलना शुरू हो जाती हैं। आज मैं आपको सिर्फ थोड़े से रीस्टार्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूंगा। चूंकि कस्टमाइज़र जो है इसको मैं सीरियस क्यों लेने शुरू हो गया हूँ, पहले मैं भी इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं था, चूंकि ये पुराना चल रहा है। कस्टमाइज़र जो आपको यहाँ पे नज़र आता है, अपीयरेंस के ऊपर आप हवर करें, कस्टमाइज़ के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं, इसको हम अच्छा खासा डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक ब्लॉग पढ़ रहा था और मैंने इनका एक सेशन भी अटेंड किया वर्डप्रेस वालों का। कोशिश इस बात पे हो रही है, ये जो गुटनबर्ग ब्लॉक्स हैं और कस्टमाइज का जो एपीआई है, वर्डप्रेस कस्टमाइज एपीआई, इसको आपस में मिलाने की कोशिश की जा रही है। यानी क्या ज़बरदस्त वो टाइम आने वाला है कि यहीं पे रहते हुए आप हेडर से लेके फुटर तक हर चीज़ यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एक और पैनल ओपन हो जाएगा सेक्शन, उसके अंदर आप चेंजेस करेंगे और जनाब यहीं पे रहते हुए ब्लॉक्स को आप मूव करेंगे, ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहीं पे रहते हुए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम होने जा रहा है। इसलिए वर्डप्रेस कस्टमाइज एपीआई को मैं इसके बाद एक ज़बरदस्त इसके ऊपर मैं ट्यूटोरियल जो है वो करूँगा, इसके बाद वाला जो है। आज सिर्फ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, एक ये नई ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी और प्लस आपको, चूँकि बहुत सारे लोग सिर्फ देखना चाहते हैं कि सर आप अपना दीदार करवा दिया करें, तो सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए मैं आपके सामने मौजूद हूँ कि आई एम हियर। 9 MB के लिए भी इसके बाद मैंने टास्क लगाना है, वो इंग्लिश के हवाले से है, बड़ा ज़बरदस्त वो भी टास्क होगा। पहले मैं इसको अपलोड करूँगा और उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर 9 MB की तरफ हम आ जाएंगे और उसके बाद फिर मुझे फेसबुक पे लाइव सेशन भी करना है आज ही की डेट में। तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ साथ साथ चल रही होती हैं। तो स्पार्टन्स आपने बिल्कुल नहीं घबराना, जो चीज़ें डिले में जा रही हैं वो हम कवर करेंगे। हर डिले किसी बेहतरीन हिकमत अमली के तहत ही होती है, अल्लाह की तरफ से जो प्लानिंग होती है दैट इज़ द बेस्ट प्लानिंग। तो इसलिए कस्टमाइज एपीआई को सीरियस लेना शुरू कर दें। ये जो कुछ नज़र आ रहा है इसके बारे में कुछ हम डिस्कशन कर चुके हैं, इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर आप समझ लें। एक चीज़ होती है पैनल, ये जो आपको नज़र आ रहा है, जैसे साइट आइडेंटिटी हो गई, इसको आप सेक्शन भी कह लें।
पैनल और सेक्शन मिलते जुलते हैं। पैनल एक बड़ी चीज का आप नाम रख लें, फिर उस पैनल के अंदर अगर फर्दर कोई और सेक्शन बने हुए, यहाँ पे भी 1 2 3 कुछ सब हैं, तो वो सेक्शंस होंगे। या आप अगर इसको सेक्शन समझ लें तो इसका मतलब यह है कि आप इनके अंदर क्या करना है। पैनल और सेक्शन आपका ब्रीफ केस हो गया। सेटिंग्स क्या होती हैं कि आप अपनी साइट पे क्या क्या दिखाना चाहते हैं। जैसे फ्री थीम्स जो हैं वर्डप्रेस रिपॉजिटरी में, उसमें आपने देखा होगा ऊपर टॉप बार पे सोशल मीडिया आइकन्स, टेलीफोन का नंबर, ईमेल वगैरह, और वो सारा काम आपका कस्टमाइजर की एपीआई से हो रहा होता है। तो अगर आपका इस तरीके से कोई चीजें नजर आ रही हैं, वो होती हैं सेटिंग्स। यानी आप अपने यूजर को ये फैसिलिटी देना चाहते हैं कि वो अपनी एपीआई जो है वो लगा सके, ईमेल के जरिए सोशल मीडिया के लिंक्स दे सके, फॉन्ट्स चेंज कर सके वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम सेटिंग्स आपने पहले से डिस्कस करनी है। सेटिंग्स का मतलब आप बताएंगे कि ये चीजें हो सकती हैं। अब ये चीजें किस तरीके से हो सकती हैं, उसके लिए हम कंट्रोल यूज करते हैं। कंट्रोल, और उसके लिए ऐड कंट्रोल, ऐड सेटिंग, ऐड सेक्शन, ऐड पैनल के नाम से हमने डिस्कस किया था। बहुत आसान सा काम है। इसी को अब ब्लॉक्स के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक ये हुआ नहीं, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि अनकरीब, और हो सकता है 2019 में ही, ब्लॉक्स जो गुटनबर्ग है और कस्टमाइज एपीआई, इनका इस तरीके से आपस में कोई इंटीग्रेशन होगी कि यहाँ पे रहते हुए हम अपने ब्लॉक्स को सेट कर सकेंगे। ब्लॉक्स कहीं नहीं जा रहे, और कस्टमाइज एपीआई जो है वो पहले ये शक था कि शायद ये खत्म कर दें ब्लॉक्स के हवाले से, लेकिन वो इन दोनों चीजों का मर्जर करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और ये बड़ी जबरदस्त, मैं आपको बताऊं, अब इसका एक फायदा भी होगा और एक नुकसान भी होगा। फायदा ये होगा कि आपके सामने इजी होगा हर चीज, यहाँ पे रहते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे इंसान करता है। किस्म का ये पेज बिल्डर बनने जा रहा है वर्डप्रेस का अपना। यानी अब आपको बहुत सारे पेज बिल्डर्स की उस तरीके से जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एलिमेंटर्स बहुत हिट हो रहा है, आपको पता है सारी चीजें वहीं पे हैं। हेडर और फुटर तक आप प्रो के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो आपको जब कस्टमाइज एपीआई के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अब यहाँ पे फर्ज कर लें मैंने अपनी मर्जी से कोई सेक्शन ऐड करना है, जैसे साइट आइडेंटिटी से लेके एडिशनल सीएसएस। कुछ ऐसे होते हैं जो कोई थीम हम इंस्टॉल करें, कोई भी थीम इनिशियल, तो उसके अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट जैसे टाइटल टैग वगैरह होता है, बैकग्राउंड के हवाले से हो सकता है, कलर के हवाले से, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिफॉल्ट हैं। कुछ होते हैं जो हम कस्टम ऐड करते हैं सेक्शन, और फिर उन सेक्शन के अंदर सेटिंग्स हम बनाते हैं कि जी ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स या स्पार्टन कॉन्टैक्ट, और उस कॉन्टैक्ट डिटेल सेक्शन के अंदर हम सेटिंग्स देते हैं अपना ईमेल, फोन नंबर, टाइमिंग वगैरह, सोशल मीडिया लिंक्स या हमारा चैनल। यहाँ पे वो सेटिंग्स दे के, अच्छा कंट्रोल फिर क्या करता है, अगर कुछ चीज टेक्स्ट की है तो उस हवाले से टेक्स्ट के कंट्रोल है, कलर की है तो कलर के हवाले से। वो जो बॉक्स बने होते हैं, जैसे आपने अपलोड करना है कि अपलोड योर सीवी, तो आप बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो अपलोड के हवाले से अपलोड का अपना कंट्रोल है, इमेजेस का अपना कंट्रोल है, टेक्स्ट का अपना कंट्रोल है, अटैचमेंट का अपना कंट्रोल है। तो ये वर्डप्रेस में बने हुए हैं। ये लिंक अगर आप सिर्फ इतना लिखें, थीम कस्टमाइजेशन एपीआई, जो वर्डप्रेस के कोडेक्स का हिस्सा है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी। इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करूं ताकि आप इसको देख सकें। ये बड़ी वर्थ रीडिंग है, इसको पढ़ा जाना चाहिए। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसमें साथ बता देता हूँ कि सबसे इनिशियल काम जो हुक होती है, जिसके ऊपर हम अपना फंक्शन लगाते हैं, वो होता है कस्टमाइज रजिस्टर। यानी इसके ऊपर हम एक हुक लगाते हैं अपने एक फंक्शन की, जो हम इससे पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसी तरीके से नीचे आ जाए तो इसका उन्होंने पार्ट्स बना दिए। यानी जब भी आपने कोई फंक्शन ऐड करना है, आप ये चाहते हैं कि आपके कस्टमाइजर के अंदर यहाँ पे अपने फंक्शंस हों, तो इसका मतलब जैसे इससे पहले हमने मेन्यूज किए थे, कस्टम पोस्ट टाइप बनाई थी, साइड बार्स वगैरह बनाई थी, तो कुछ चीजें पहले से बनी हुई थी जिनको हम ऐड एक्शन के जरिए हुक करते हैं। तो इसके अंदर भी आपको हुक करना पड़ेगा, और उस हुक करने के लिए सबसे पहला पार्ट क्या है, डिफाइन सेटिंग्स या कंट्रोल्स एटसेट्रा। आपने सबसे पहले, यानी आप नीचे से शुरू करें, आप पहले बता देंगे, दुकान में आप जाते हैं और आप उस कस्टमर बन के आप शॉपकीपर को कहते हैं जी ये चीजें मुझे, आटा चाहिए, चीनी चाहिए, फलां चीज चाहिए, फलां चीज। ये आपकी सेटिंग्स है, अभी आपने ली नहीं। वो आपको पूछेगा कितने किलो चाहिए, आप उसको पार्सल करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। ये आपके कंट्रोल्स हैं, किस तरीके से आप उसको करेंगे। फिर उसको आप एक बॉक्स के अंदर रखते हैं, ये आपके सेक्शंस और पैनल्स हो गए। सेम यही फलसफा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो पहला पार्ट क्या है कि आप सेटिंग्स, सेक्शंस और कंट्रोल्स डिफाइन कर देते हैं। अब उसके लिए कस्टमाइज रजिस्टर हुक हो गया,
और वर्डप्रेस कस्टमाइज मैनेजर क्लास, ये ऊप का सारा फलसफा है इसके अंदर। क्लासेस बनी हुई हैं, ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, आप क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके जितने चाहें आप उसके इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। यानी पहले से एक चीज तैयार है, आपने सिर्फ अपनी चीज उसके ऊपर लगानी है, जैसे हमने एक्शन हुक्स और फिल्टर हुक्स में समझने की कोशिश की थी। ये उन्होंने पहला स्टाइल दिया कि फर्स्ट डिफाइन द एक्शन लाइक दिस। फंक्शन एक लिखा, फंक्शन का कोई नाम रखा उन्होंने, और ये उन्होंने यहाँ पे उसका जो क्लास है वो बता दी वर्डप्रेस कस्टमाइज, ये उसके पैरामीटर्स। और नीचे उन्होंने हुक कर दिया ऐड एक्शन इसके ऊपर, ये वो फंक्शन का नाम है जो आपको यहाँ पे नजर आता है, माई थीम कस्टमाइज रजिस्टर। ये काम हमने पहले कॉपी पेस्ट किया था 2019 के हवाले से, लेकिन जब भी आपने करना है तो आपको पहले एक कस्टम फंक्शन बनाना पड़ेगा। अभी हम कोई टाइप नहीं कर रहे, सिर्फ चूंकि काफी अरसे के बाद आया हूं तो मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा रीस्टार्ट हो जाए काम, और माइंड मेकअप भी मेरा हो जाए, और मैं वापस जाए इस दुनिया में आ जाऊं, क्योंकि जब थोड़ा सा वक्फा आ जाता है तो गाड़ी टेक सम टाइम टू स्टार्ट। तो यहां से उसके बाद फिर क्या है, एडिंग अ न्यू सेटिंग। अब उसके बाद आपने ये WP कस्टमाइज लिखा, उसका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की नोटेशन दी। आप यहाँ पे अगर सेटिंग ऐड करेंगे तो ऐड अंडरस्कोर सेटिंग, एक्शन ऐड करेंगे ऐड अंडरस्कोर एक्शन, सेक्शन ऐड करेंगे ऐड अंडरस्कोर सेक्शन, पैनल ऐड अंडरस्कोर पैनल। वेरी सिंपल, यानी WP कस्टमाइज आपका सेम रहेगा, यहां पे आके चीजें चेंज होती जाएंगी, ऐड कंट्रोल, ऐड पैनल एटसेट्रा। ये जो पहला होता है ये उसके यानी दो उसके पैरामीटर्स लेता है, ये उसकी आईडी होती है। इस आईडी की जरूरत हमें क्यों है, जैसे मेन्यू हमने पहले रजिस्टर किया था, फिर उस मेन्यू को हमने कहीं पे डिस्प्ले किया था। सेम इसके अंदर क्या हो रहा है वर्डप्रेस कस्टमाइज एपीआई के अंदर, कि आप पहले कुछ चीजों को डिफाइन कर देते हैं, रजिस्टर कर देते हैं, फिर आपने इनको आखिर फर्ज कर लें मैंने ईमेल दिया है और मैं हेडर में देना चाहता हूं उसको डिस्प्ले, या फुटर में कुछ चीजें डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मुझे वहां पे कुछ चीजों को दिखाना पड़ेगा, वहां पे भी PHP। और उसके लिए हमारे पास वर्डप्रेस में होता है एक बिल्ट इन फंक्शन है गेट अंडरस्कोर थीम अंडरस्कोर मॉड, यानी किस्म की मॉडिफिकेशन आपने करनी है, मॉडिफायर होता है। आप हेडर में अगर उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वहां पे आप सिंपल, आपके पास क्या है कि आप इको करवा दें, इको गेट थीम मॉड, और जो आपकी यहाँ पे आईडी है ये आईडी आप दे देंगे पैरेंथेसिस के अंदर, छोटी ब्रैकेट के अंदर। अगर फुटर पे देना है तो गेट थीम मॉड जो है वो आप यहाँ पे कर लें। जैसे मैंने आपको नोटपैड प्लस प्लस में तरीका सिखाया था कि आप किस तरीके से सर्च कर सकते हैं किसी थीम को जो आपको वर्डप्रेस की रिपोजिटरी में नजर आए, या कोई प्रीमियम थीम आपके पास है, उसमें कंट्रोल F करें, फाइंड करें और गेट अंडरस्कोर थीम अंडरस्कोर मॉड करके सर्च करेंगे। आपको जहां जहां पे कस्टमाइजर नजर आएगा उसके फंक्शंस आपको समझ आ जाएगी अच्छा इस तरीके से। फिर गेम क्या होगी, HTML के स्ट्रक्चर के अंदर फर्ज कर लें आपने बूटस्ट्रैप यूज किया है, तो आप उसके अंदर गेट थीम मॉड को यूज करेंगे PHP का, तो वो जो कस्टमाइजर से चीजें डाटाबेस में जा रही हैं वहां से रेंडर आउट होंगी और फ्रंट एंड पे आपके HTML स्ट्रक्चर के मुताबिक वो डिस्प्ले हो जाएंगी। थर्ड चीज CSS, आप CSS करके उसके कोई बैकग्राउंड देना चाहते हैं, उसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, पैडिंग ऐड करना चाहते हैं, वो सारी CSS की गेम है। तो फलसफा जो है ना इसका कॉन्सेप्ट आप समझें, एक चीज आपने कस्टमाइजर में दी, कस्टमाइजर से रजिस्टर हो गई डेटाबेस में। अब उसके भी दो तरीके हैं कि आप उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, रिफ्रेश करना चाहते हैं। ये रिफ्रेश का क्या है कि सिलेक्टिव रिफ्रेश है। ये सारी क्लासेस के जो मैं नाम ले रहा हूं ये वर्डप्रेस के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, तो इसको डिटेल में आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। मैं सिर्फ आपको आज थोड़ा सा ब्रीफ इसमें करना चाहता हूं। यहाँ पे उन्होंने सेटिंग कर दी, एड सेटिंग, हेडर, टेक्स्ट कलर और अरे बना दी। अरे के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स उन्होंने दे दिए, आईडी भी दे दी, और यहाँ पे डिफॉल्ट कलर ये ब्लैक है, और ट्रांसपोर्ट क्या कर दिया, रिफ्रेश। यानी जो ही आप कोई चीज यहाँ से सिलेक्ट करें तो आपने देखा होगा साथ के साथ राइट साइड पे चेंजेस जो है वो होना शुरू हो जाती है। यानी अगर हम बैकएंड पे आए, यहाँ पे कलर्स के हवाले से देखें, ये अगर कस्टम कलर के ऊपर हम क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ही हम इसको करते हैं ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और आपने देखा साथ के साथ वो कलर जो है वो चेंज हो रहा है। यानी आप इसको रिफ्रेश करके चेंजेस चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि रिफ्रेश हुए बगैर ये पेज के ऊपर चेंजेस जो है वो आना शुरू हो जाए। तो ये दो मुख्तलिफ हमारे पास मोड होते हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो इसलिए इन चीजों को भी आपके ज़हन में होना चाहिए। फिर अगर आपने नया सेक्शन ऐड करना है, सेम वही चीज WP कस्टमाइज। अब क्या आ गया, ऐड सेक्शन, ये सेक्शन की आईडी है, और उसके बाद अरे शुरू हो गई, टाइटल, जो टाइटल नजर आएगा आपको सेक्शन का, जैसे यहाँ पे हमारे पास नजर आ रहा है। अगर हम इसको बैक करके देखें, साइट आइडेंटिटी,
आपको पता है कि हमने इसको चेंज किया था कस्टमाइजर के हवाले से। अगर हम वापस जाएं अपने थीम के अंदर तो हम साइट आइडेंटिटी की जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं स्पार्टन साइट। हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं और वो नाम इस तरीके से जो नजर आएगा आपको लिखा हुआ विजिबल सेक्शन नाम, वो आप चेंज कर सकते हैं। ये आपके थीम की जो लैंग्वेज की स्ट्रिंग है, इसके बारे में हम डिस्कस करते रहे हैं। प्रायोरिटी कि कौन सा सेक्शन कितने नंबर पे नजर आए। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये साइट आइडेंटिटी सबसे ऊपर है, कलर्स है, मेन्यूज है, फिर विजेट्स है। अगर मैं कोई अपना कस्टम बनाता हूँ और मैं उसकी प्रायोरिटी लेट से 10 कर देता हूँ तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, वरना वो नीचे नजर आएगा। तो प्रायोरिटी का मतलब स्टैकिंग ऑर्डर के आप किसी चीज को कहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट है जो डिफॉल्ट बिल्ट इन टाइटल, कलर्स, हेडर, बैकग्राउंड इमेज, नैव जो मेन्यूज को करता है और फ्रंट पेज के हवाले से, ये वो चीजें हैं जो बिल्ट इन है। यानी साइट आइकन इन वर्डप्रेस 4.3 में इन्होंने जो फेव आइकन है साइट आइकन वो भी ऐड कर दिया बाय डिफॉल्ट। ये काम आपको करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसी को पढ़ने से आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, सेक्शन भी हो गया, सेटिंग भी हो गई, आपने बता दिया कि ये चीजें आपको चाहिए। अब वो चीजें क्या करेंगी, कंट्रोल आपने ऐड करने हैं। कंट्रोल के लिए ऐड अंडरस्कोर कंट्रोल, सिंपल सा। यहां पे आप देखेंगे जब कंट्रोल करते हैं तो वो उस क्लास को जो वर्डप्रेस कस्टमाइज कलर कंट्रोल है उसका एक न्यू इंस्टेंस बनाता है और उसके आगे फिर ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स दे दिए उन्होंने। क्लास ले ली, लिंक कलर उसकी आईडी दे दी और अरे बना ली। अरे में फिर आगे उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं कि अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आपने बड़ी जबरदस्त देखनी है। अक्सर गालिबन शानी का भी क्वेश्चन था कि डिस्प्ले नहीं हो रही। शानी आप भी ये चेक करें कि जब आपने सेक्शन ऊपर डिफाइन कर दिया तो उस सेक्शन की जो आईडी होगी वो यहाँ पे मेंशन करनी आपको लाजमी है। सेटिंग्स की आईडी सेटिंग्स के खाने में मेंशन करनी है। अब इसका क्या है, जैसे कस्टम पोस्ट टाइप हमने बनाया था और उसकी टेक्सोनॉमी बनाई थी, तो हमने बता दिया कि ये टेक्सोनॉमी इस कस्टम पोस्ट टाइप के ऊपर जाएगी। तो यहाँ इसका फलसफा भी आप समझें कि आपने एक कंट्रोल दिया और आप उसको बता रहे हैं कि ये कंट्रोल फलां सेक्शन का और फलां सेटिंग के साथ इसका ताल्लुक है। इसका मतलब जब आप उस बटन पे क्लिक करेंगे, रेडियो बटन है, तो वो चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी क्योंकि आपने इसको उसके साथ हुक कर दिया है। पार्ट 2, ये आपका पार्ट 1 था कि आपने सेटिंग कर ली। पार्ट 2 में जनरेटिंग लाइव CSS। अब यहाँ पे अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं, कोई CSS ऐड करना चाहते हैं तो कस्टमाइज रजिस्टर और गेट थीम मॉड। अब इसको अगर आप राइट क्लिक करके देखें तो इसके बारे में मजीद आप पढ़ सकते हैं गेट थीम मॉड के हवाले से। बहुत जबरदस्त है। इसमें उन्होंने तरीकाकार बताया, आप HTML को इको करवाना चाहते हैं या फंक्शन बना के या डायरेक्ट वहां पे जाके, अगर फर्ज करो आप हुक नहीं करते, आप हेडर में कुछ चीजें दिखाना चाहते हैं तो हेडर के अंदर HTML का स्ट्रक्चर होगा, वहां पे आपने बूटस्ट्रैप फर्ज करने लगाया, उसको फ्लोट राइट आपने किया हुआ है, या अगर आपने कोई और इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया तो जहां भी आपने डिस्प्ले करना है वहां पे आपको गेट थीम मॉड इस तरीके से इको करवाना पड़ेगा। या आप इफ कंडीशन लगा लें या आपको लूप बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो हेडर कलर आया ये आईडी है। इसका मतलब यह है कि जो आपने आईडी रखी होगी उसके मुताबिक आप गेट थीम मॉड जो है वो करेंगे। आप सेटिंग क्या है, हेडर कलर, यहाँ पे हेडर कलर आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि गेट थीम मॉड को हम बता रहे हैं कि इस जगह पे आपने इस सेटिंग को डाल देना है। अब यहाँ पे आगे जो उसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं वो आ जाएंगे। और एड एक्शन क्या है, वर्डप्रेस हेड। चूंकि आप किसी टेम्पलेट के अंदर header.php है या आपका index.php है या जो भी आपने टेम्पलेट बनाया है कस्टम भी, तो उसके अंदर जाहिर बात है उसको आप वर्डप्रेस हेड पे डालना चाहते हैं। ये आपका कस्टम फंक्शन का नाम आ गया, इस पे आपने उसको हुक कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा क्या है, कॉन्फ़िगर लाइव प्रीव्यू। अब उसके लिए हमने डिस्कस किया था कि functions.php में हम एक छोटी सी लाइन का कोड जो है वो डालते हैं। इसका तरीकाकार उन्होंने बताया हुआ कि अगर आप इसको करना चाहते हैं, सिंपल आप इसको Ctrl+C करें, Ctrl+V कर दें। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पोस्ट मैसेज, ये सारा कुछ वर्डप्रेस की तरफ से, हमने अभी तक अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। इसी तरीके से फिर इसकी जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत हमें लिखनी पड़ती है। जावास्क्रिप्ट की फाइल का काम सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस के साथ है, उसका सेटिंग्स के साथ, कंट्रोल्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता उस तरीके से। कहीं जो प्रीमियम थीम है उसमें उन्होंने कोशिश की है, जावास्क्रिप्ट भी बड़ा जबरदस्त उसके अंदर लिखा हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने स्टेप 2 में बता दिया कि क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट फाइल, और उसके कंटेंट कुछ इस तरीके से लगेंगे कि आपने इसी क्लास को, चूंकि ये जो आपका फंक्शन है ये दरअसल आप API के साथ खेल रहे हैं, जावास्क्रिप्ट या jQuery, आपने API को टच करना है। चूंकि वर्डप्रेस कस्टमाइज एक API है,
एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आप एक और जगह पे रहते हुए एक और जगह के साथ इंटरफेस जो है वो क्रिएट करने लगे हैं। ये 2-4 लाइनों का कोड, या आप इसको जितना भी बढ़ाना चाहते हैं आप इसको देखते जाएं, हर एक को डिव और क्लासें जो हम जावास्क्रिप्ट की स्टेज पे डिस्कस कर चुके हैं। यानी ये आपकी जे क्वेरी के अंदर इस तरीके से आपने उसको ऐड करना है और ये आपकी कस्टम जावास्क्रिप्ट की हो जाएगी और इसका ताल्लुक भी होगा कस्टमाइज एपीआई के साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनक्यू योर जावास्क्रिप्ट। आपने एनक्यू करना है। जारी बात है functions.php में आपको कुछ देना पड़ेगा ना, जो कुछ कस्टमाइजर का CSS आपने अलग लिखा, जावास्क्रिप्ट अलग लिखा, PHP की फाइल आपको इससे पहले वाले टास्क में हमने डिस्कस किया था कैसे हम रिक्वायर करते हैं या इंक्लूड करते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है जिस तरीके से आपको कन्वीनियंट लगता है उसमें। फिर उन्होंने कुछ सैंपल थीम कस्टमाइजेशन क्लास आप बनाएंगे। आप चूंकि ये सारा ऊप के ऊपर बेस करता है, इसके ऊपर मैंने जितने भी प्रीमियम थीम देखे हैं थीम फॉरेस्ट के ऊपर, वो सारी गेम उन्होंने की है क्लासेस के अंदर। बाज का किसी ने एक ही फाइल के अंदर सारा कुछ मेंशन कर दिया customizer.php में, बाज का लोगों ने अलग अलग फाइलें बना के उसको इंक्लूड कर दिया, बाज लोगों ने पूरी पूरी डायरेक्टरीज बनाई हुई हैं। यानी ज्यों ज्यों आपका थीम मैच्योर होता जाता है, बड़ा होता जाता है, आप डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट उसके अंदर इमेजेस, आइकन्स वगैरह डालते हैं, फॉन्ट ऑसम को इंक्लूड करते हैं, wow.min.js एनिमेशंस के लिए आप चीजें डाल लेते हैं, animate.css को ऐड कर लेते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका थीम, यानी प्रीमियम थीम के अंदर जो मैंने चीजें नोट की हैं, गुड़ ज्यादा डाल देते हैं। बहुत सारी चीजें होती वो फ्री हैं, ओपन सोर्स, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करना आ जाता है, लिहाजा वो उनके साथ जोड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आदत बनाए थीम्स को स्टडी करने की। जैसे वर्डप्रेस का जो इनिशियल एक थीम बना था कस्टमाइजर के ऊपर, मुझे याद है वो कस्टमाइजर उसका नाम है, ई नहीं है उसके अंदर लास्ट में, ZER, तो ZR है। कस्टमाइजर उसको इंस्टॉल करें। ये पहला थीम था जब ये शुरू हुआ कस्टमाइज एपीआई, जिसके अंदर उन्होंने जबरदस्त पूरा इसके ऊपर बेस करता था। उसकी फाइलों के अंदर देखें उन्होंने फंक्शंस, सेटिंग्स, कंट्रोल्स वगैरह किस तरीके से ऐड किए। तो यू विल गेट द आइडिया कि अच्छा ये है वो सारी गेम। अब उसमें चूंकि ओपन सोर्स है, आप वहां से स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे कुछ फंक्शंस। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसने डिस्प्ले कैसे किया हुआ। उसका HTML स्ट्रक्चर अपना होगा, आपका अपना होगा। तो PHP के हद तक नो कॉपीराइट्स, आप सिर्फ उनसे लर्न कर रहे हैं। फिर अगर पहले से बने हुए थीम के अंदर कोई सेटिंग्स हैं तो आप उस सेटिंग के अंदर अपनी मर्जी से कंट्रोल दे सकते हैं। या अगर किसी ने रेडियो बटन दिया है तो आप कहते हैं नहीं रेडियो बटन नहीं, मैं यहाँ पे चेक बॉक्स देना चाहता हूँ, तो कंट्रोल की सूरत हाल चेंज हो जाएगी। या आप यहाँ पे अपलोड भी करना चाहते हैं तो अपलोड कंट्रोल जो है वो आप साथ लगाना शुरू कर दें। और इसकी पूरी डिटेल जो है यहाँ पे भी मौजूद है। और अगर आप राइट साइड पे आके देखें तो इसके फर्दर लिंक्स जो है वो आपको नजर आ जाएंगे, एडिंग अ न्यू सेटिंग, सेक्शन, कंट्रोल और वगैरह वगैरह। फिर ये जो आपको फर्दर लिंक्स नजर आ रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, कस्टमाइज रजिस्टर, ये इस क्लास के बारे में बताना शुरू हो जाएगा। कस्टमाइज प्रीव्यू इनिट इनिशियलाइज, ये इसके बारे में आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। तो इसको आज थोड़ा सा देखें और मैं भी वापस मैदान में आ गया हूं इंशाल्लाह ताला। इससे अगले टास्क के अंदर, ये तो बिल्कुल एक स्टार्ट किया मैंने रीस्टार्ट करने के लिए अपने आप को, इससे अगले टास्क के अंदर हम इंशाल्लाह ताला कस्टमाइजर के अपने कस्टम फंक्शंस जो हैं वो लिखेंगे और हेडर में हम ईमेल, फोन वगैरह कोई देने की कोशिश करेंगे अपने इस बेरोनक से थीम के अंदर यहाँ पे। तो उसके लिए हमें टॉप बार पहले क्रिएट करनी पड़ेगी, एक मेन्यू यानी बनाना पड़ेगा कस्टम, फिर उसका HTML को थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। तो इसलिए ये चाइल्ड थीम के हवाले से जो अगला हमारा टास्क होगा वो आखिरी होगा। इसके बाद फिर हम थीम बनाना शुरू कर देंगे, यानी बिल्कुल ग्राउंड अप, जिसके लिए आपने बड़ा इंतजार किया और आपका दिल था कि सब थीम बनाए। थीम बनाने के फिर आगे दो तरीकेकार हैं। एक तो ये है कि आप कोई भी HTML का फ्रेमवर्क ले लें, थीम ले लें और उसको आप बूटस्ट्रैप के अंदर वर्डप्रेस के साथ कन्वर्ट कर दें, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। या ये है कि आप बिल्कुल नए सिरे से अपना HTML लिखें और अपना CSS लिखें। वो मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ कि वो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, यानी उसके लिए आपको कम से कम 10 से 15 घंटे आप ये समझ लें कि एक थीम बनाने को उस तरीके से लग जाएंगे, तो वो मुश्किल नहीं होता। इसलिए मैं सिर्फ आपको हिंट दे दूंगा कि यहाँ से आगे वाला काम आपने खुद करना है, क्योंकि आप HTML आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लूप जो आपको कंफ्यूजन आती है शुरू में कि कनेक्ट कैसे करना है डॉट्स को, डॉट्स आपके पास सारी मौजूद है, तो उस टास्क के अंदर मैं आपको मिसिंग डॉट्स जो हैं वो बताऊंगा कौन सी हैं और हाउ टू कनेक्ट, क्योंकि जो कनेक्टेड डॉट्स होती हैं उनका मजा ही डिफरेंट होता है।
तो उस टास्क तक इजाज़त दीजिए, और चूंकि मुझे अभी मिशन 9 MB के हवाले से भी रिकॉर्डिंग करनी है, फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले टास्क में, जो टास्क 79 होगा। थैंक यू वेरी मच।